दोस्तों, हमारी सीरीज चल रही है केनेथ एंडरसन की बुक द टेल्स फ्रॉम इंडियन जंगल्स और उसकी स्टोरी चल रही है द स्ट्रेंज केस ऑफ गेरहियत्ती लेपर्ड। पिछले पार्ट में आपने देखा था कि फॉरेस्ट बंगलो के केयरटेकर के बेटे को लेपर्ड उठा के ले गया था। जब एंडरसन वहां पहुंचे तो पुलिस वाले थे, उन्होंने बहुत सारे सवाल जवाब किए एंडरसन से। एंडरसन ने कहा कि आप लोग कानूनी कार्रवाई करके जल्दी से यहां से चले जाइए ताकि मैं पोजीशन लेके बैठ सकूं। लेपर्ड के आने की संभावना है क्योंकि उस लड़के के बॉडी रिमेन्स वहां पर पड़े थे। अब इसके आगे की स्टोरी सुनते हैं। अब जो दफ्फेदार था, जिसे कि सार्जेंट भी बोलते थे, हेड कांस्टेबल, उसने मना कर दिया कि नहीं, उस लड़के की बॉडी के रिमेन्स वहां पर तब तक पड़े रहेंगे जब तक मेरे साहब यानी कि सब इंस्पेक्टर साहब नहीं आ जाएंगे। अब दफ्फेदार ने कहा कि दफ्फेदार को एनचेट्टी जाना है, वो 2 कांस्टेबल को छोड़ के जाएगा जो कि वो बॉडी के रिमेन्स को देखते रहेंगे। हो सकता है सब इंस्पेक्टर साहब शाम को आए और यह भी हो सकता है कि कल सुबह आए। लेकिन जब दफ्फेदार ने जो बात बोली उसका अपने सब ऑर्डिनेट्स में ही विरोध हो गया। एक कांस्टेबल ने बोला कि उसने सुबह से नाश्ता तक नहीं किया और आप कह रहे हो कि रात तक रुकना है या सुबह भी हो जाएगी। और दूसरे कांस्टेबल ने कहा उसे बहुत ज्यादा सर्दी है, उसके बावजूद वो ड्यूटी पर आया है। तो दफ्फेदार ने कहा कि तुमको कैसी सर्दी है, एक बार भी तो तुमको खांसी आई नहीं है। तो जैसे उसने ये कहा, उस कांस्टेबल ने लगातार खांसना शुरू कर दिया। लेकिन दफ्फेदार का दिल नहीं पसीजा। उसने कहा ऑर्डर ऑर्डर है और ये सरकारी ऑर्डर है, तुम्हें ड्यूटी करनी ही पड़ेगी। और उसके बाद उसने अपनी साइकिल के पैडल मारे और चला गया एनचेट्टी की तरफ। अब दोनों कांस्टेबल ने एक दूसरे की तरफ देखा और उसके बाद देखा एंडरसन की तरफ। एंडरसन ने आंखों ही आंखों में इशारा किया कि चिंता मत करो दोस्त, मैं तुम्हारे साथ हूं। हर काली रात के बाद एक उजली सुबह है। जैसे ही दफ्फेदार वहां से चला गया, दोनों कांस्टेबल भी वहां से जाने के लिए तैयार ही थे। पास का जो छोटा सा गांव था वहां पर वो उस जंगल से, उस डरावनी जगह से दूर जाना चाहते थे जहां पर उस मरे हुए आदमी का सिर, उसकी खुली हुई आंखें उन्हें घूर रही थी। अब खाली एंडरसन बचे थे जो कि वो चाहते थे, उनके पास थे उनके हथियार। अब देखने वाली बात यह थी कि कहां पर बैठा जाए जहां से बैठकर वो इंतजार कर सके मैन ईटर लेपर्ड का। लेकिन अब एंडरसन को ऐसी कोई जगह मिल नहीं रही थी जहां पर बैठ के वो छिप सके और मैन ईटर उन्हें ना देख सके। जनरली मैन ईटर टाइगर हो चाहे लेपर्ड हो, अपने शिकार को ऐसी जगह खींच के ले जाता है जहां पर उसे कोई डिस्टर्ब ना कर सके। और शायद उनमें इतनी समझ होती है कि वो किसी पेड़ के नजदीक भी नहीं ले जाते कि उस पर चढ़ के कोई उन्हें गोली मार सके। अब वहां पर बहुत ही घनी झाड़ियां थी लैंटाना की, और लेपर्ड 2 घनी झाड़ियों के बीच में अपने शिकार को लेके गया था। अब अगर उस जगह के पास में कोई मचान या इस तरह की चीज बनाई जाती, वो साफ नजर आ जाती कि वो जंगल का पार्ट नहीं है। और अगर लेपर्ड को मालूम चल जाता कि यहां पर कुछ बनाया गया है या किसी इंसान ने हस्तक्षेप किया है, तो फिर वो आता ही नहीं, क्योंकि वो बहुत ज्यादा चालाक होता है। अब एंडरसन ने एक प्लान बनाया। जहां पर नटराज के बॉडी के पार्ट्स पड़े हुए थे, उसके नॉर्थ साइड में फॉरेस्ट बंगलो था। पूर्व दिशा की तरफ वो छोटा सा गांव था जहां कुछ घर बने हुए थे। पश्चिम दिशा की तरफ कुछ झाड़ियां वगैरह थी और एक रास्ता जाता था जो कि गेरिहट्टी से जंगल पालेयम की तरफ जाता था। और दक्षिण दिशा की तरफ बहुत ही घनी झाड़ियां थी और एक पहाड़ी ढलान थी। अब एंडरसन ने पश्चिम दिशा की तरफ तो जाके देख लिया था, उन्हें कोई भी लेपर्ड के निशान नहीं मिले थे। इसका मतलब है लेपर्ड साउथ साइड से आया था और उसी साइड लौट गया था। तो एंडरसन ने प्लान यह बनाया था कि वो गैराज के अंदर छिप जाएंगे और जब उन्हें आवाज आएगी मांस खाने की या हड्डी तोड़ने की, तो फिर वो अपनी पोजीशन ले लेंगे। और उन्हें उम्मीद थी कि आवाज आएगी, और फिर उन्होंने सोचा था कि जब आवाज आएगी तो ये गैराज से निकलेंगे, बंगले के पीछे से दबे पांव आएंगे और वो जो साउथ साइड का रास्ता है वहां से लेपर्ड पर हमला करेंगे। इन्होंने कुछ पत्थर भी जमा कर लिए और इन्होंने सोचा जब ये लेपर्ड पर अटैक करेंगे उसके पहले हवा में पत्थर उछाल के गैराज में मारेंगे, जो कि लेपर्ड के सर के ऊपर से जाएगा। लेपर्ड का ध्यान डाइवर्ट होगा क्योंकि उसको आवाज वहां से आएगी,
तो वो उल्टी दिशा में यानी कि उस तरफ भागेगा जहां एंडरसन पहले से ही मोर्चा संभाल के बैठे हैं। और क्योंकि पैंथर या लेपर्ड के सूंघने की पावर बहुत कम होती है, तो जब वो गैराज से निकल के बंगले का राउंड लेंगे तो उनकी स्मेल को लेपर्ड सूंघ नहीं पाएगा। लेकिन सूंघने की क्षमता नहीं होती है, सुनने की क्षमता दुगनी होती है। तो अगर इनके निकल के जाने में जरा सी भी आवाज इन्होंने कर दी तो मामला पलट जाएगा। अब एंडरसन ने जो खाकी रंग की शर्ट पहनी थी उसको उतार के थोड़ा फाड़ दिया और उसको पश्चिम दिशा की तरफ की झाड़ियों में टांग दिया ताकि जब हवा चले तो वो हिले। तो अगर पैंथर वेस्ट दिशा की तरफ भागेगा तो उस शर्ट की वजह से उस इलाके को छोड़ के साउथ की तरफ ही आ जाएगा। वो पूर्व दिशा की तरफ नहीं जाएगा क्योंकि वहां पर एक गांव है, उत्तर दिशा की तरफ नहीं जाएगा क्योंकि वहां पर फॉरेस्ट बंगलो है। एंडरसन बोलते हैं कि वो अपनी शर्ट उतारना पसंद नहीं करते और वो तब जबकि उसके अंदर उन्होंने कुछ पहना ना हो, लेकिन मजबूरी थी, इनकी गाड़ी में एक शर्ट और थी। अब एंडरसन ने अपनी शर्ट को उतारकर उसमें खड़े खड़े चीरे मार दिए ताकि वो हवा से फड़फड़ाए और उसे एक लैंटाना की झाड़ी के ऊपर बांध दिया। अब ये झाड़ी ऐसी जगह पे थी कि जब लेपर्ड अपने शिकार को खा रहा होगा तो उसे कुछ दिखाई नहीं देगा, लेकिन जैसे ही वो पश्चिम दिशा की तरफ भागना शुरू करेगा सामने ही आ जाएगी वो लैंटाना की झाड़ी जिस पर टंगी है फटी हुई शर्ट। अगर ये शर्ट सफेद रंग की होती तो बहुत ही अच्छा होता, लेकिन कोई भी शिकारी जब जंगल में जाता है तो सफेद कपड़े नहीं पहनता है क्योंकि वो अलग से ही नजर आ जाते हैं। अब उसके बाद वो जो पास का गांव था, एंडरसन वहां गए, वहां रहने वाले सभी लोगों को उन्होंने आगाह किया, उन दो कांस्टेबल्स को भी जो कि रात गुजारने के लिए चले गए थे, कि बाहर मत निकलना, आज की रात बहुत खतरा है। हालांकि एंडरसन बोलते हैं कि मैं आपको बता दूं कि मेरी सलाह का कोई महत्व नहीं था क्योंकि नटराज की हत्या के बाद गांव वाले इतने डरे हुए थे कि वो पहले से ही घर के अंदर थे। अब एंडरसन ने अपनी 4T मॉडल की कार को भी बंगले में इस तरीके से पार्क कर दिया कि वो गैराज की तरफ से नजर ना आए ताकि पैंथर को मालूम ना चले कि कोई इंसान यहां पर आया हुआ है। उसके बाद उन्होंने अपने जरूरत के सारे सामान निकाल लिए, खाना पीना, चाय और एक शॉटगन भी जो कि एक्स्ट्रा अल्टरनेटिव वेपन होगा। अब ये गैराज में आके बैठ गए और इनको सुबह तक वहीं रहना था जब तक कि लेपर्ड ना आ जाए। अभी सूरज निकला हुआ था और बहुत ही गर्मी का कहर बरपा रहा था। जंगल से तरह तरह के जानवर और पक्षियों की आवाज आ रही थी। अब ये पक्षियों और पशुओं की आवाजें सुनते रहे और इंतजार करते रहे कि इन आवाजों के अलावा उन्हें हड्डियों के चटकने की आवाज है। इन्हें उस तरह की कोई आवाज नहीं आई, लेकिन किंग वल्चर आकाश में रह रहे के चक्कर काट रहे थे और आवाज कर रहे थे क्योंकि उन्हें नीचे दिख रहा था अपने लिए भोजन। किंग वल्चर ने नटराज के रिमेन्स को बहुत पहले देख लिया था, लेकिन क्योंकि उसे ऊपर से ही मालूम था ये कोई जानवर नहीं इंसान है, वो नीचे आने में डर रहा था, देरी कर रहा था। जैसे ही वो आता बाकी के वल्चर्स भी आ जाते। अब शाम के 5 बज गए थे, हवा में ठंडक आ गई थी और जो ऊपर गिद्ध उड़ रहे थे उनकी भूख उनको नीचे उतरने के लिए मजबूर कर रही थी। अब धीरे धीरे उन्होंने उतरना शुरू किया। उनके डैने यानी पंखों की आवाज आने लगी, फड़फड़ाहट की आवाज, और उसके बाद और जब जमीन पर लैंड कर रहे थे थड़ की आवाज के साथ एंडरसन को सब सुनाई दे रहा था। अब एंडरसन को लग रहा था कि ये गिद्ध एक एक करके नीचे आएंगे और सारा मांस सफा चढ़ कर जाएंगे, बचेगी तो केवल साफ सुथरी हड्डियां, और जब लेपर्ड आएगा देखेगा उसके खाने के लिए कुछ है ही नहीं तो फिर वो वापस चला जाएगा, हड्डियां क्यों चटकाएगा। अब किंग वल्चर नीचे आ चुका था और 1-2 वल्चर और आ गए थे। नीचे उतर तो चुके थे लेकिन अभी तक उन्होंने मांस खाना शुरू नहीं किया था। उसकी वजह थी नटराज का सिर था जिसकी की आंखें खुली थीं और उन आंखों से वो गिद्ध डर रहे थे। अब दिन ढल रहा था, रात आने को हो रही थी और जंगली मुर्गों ने इस बात का ऐलान करना शुरू कर दिया था। अब पंखों के फड़फड़ाने की आवाज आई। किंग वल्चर और उसके बाकी साथी अपने पंख फड़फड़ा के पास के पेड़ों पे जाके बैठ गए थे। वो सुबह होने का इंतजार कर रहे थे कि उजाला हो और वो अपनी भूख शांत करे। अब पूरी तरह से अंधेरा हो गया था और नाइट जार अपनी चक चक की आवाज कर रहा था, उल्लू अपनी हूटिंग कर रहा था। अब एंडरसन ने अपनी टॉर्च अपनी राइफल में सेट कर दी
अब रात गहरी होती जा रही थी, लेकिन लेपर्ड था कि आ ही नहीं रहा था और एंडरसन को लग रहा था कि उनका प्लान बर्बाद हो जाएगा। अब एंडरसन बोलते हैं कि मैं आपको क्या बताऊं कि अगले 6 घंटों तक कुछ भी नहीं हुआ। अब चंद्रमा देरी से उग रहा था और एंडरसन को लग रहा था कि अगर प्रॉपर रोशनी नहीं हुई तो मैं लेपर्ड को देखूंगा कैसे, निशाना कैसे मारूंगा, क्योंकि एंडरसन का प्लान था कि ये पत्थर मारेंगे और लेपर्ड उनकी तरफ आएगा। इसके लिए उन्हें रोशनी की भी जरूरत थी। अब एंडरसन को थोड़ी थोड़ी झपकी आ रही थी, लेकिन कुछ ऐसी आवाज हुई कि इनकी नींद उड़ गई। इनको दोबारा नींद आती, लेकिन इनको डर लग रहा था। इनकी सिक्स सेंस बोल रही थी कि कोई खतरा बहुत ही नजदीक है। अब इनको आभास हुआ कि मैन ईटर इनके बहुत नजदीक है और इनके ऊपर अटैक करने वाला है। अब एंडरसन ने अपनी .05 राइफल के ऊपर अपना हाथ कस लिया और हल्की हल्की चांदनी की रोशनी में उस दरवाजे को, जो कि गैराज का था, देखने लगे कि कहां से उनके ऊपर हमला होने वाला है। अब जो गैराज का दरवाजा था एक तरह से मून लाइट स्क्रीन था और उसके लेफ्ट हैंड साइड की तरफ काले रंग की कुछ हरकत हुई, कुछ सरक सरक के आ रहा था। एंडरसन उसको प्रॉपरली नहीं देख पा रहे थे क्योंकि गैराज का जो शेड आ रहा था वो उसमें था, लेकिन क्योंकि उसके पीछे उजाला था इसलिए इनको मालूम चल गया था कि यहां पर कोई हरकत हो रही है। अब हल्की सी परछाई एंडरसन की तरफ बढ़ी और एक हिस्स की आवाज आई। अब एंडरसन को लगा कि ये मैन ईटर है कि कोई कोबरा सांप है, लेकिन एंडरसन जरा सा भी नहीं हिले। अगर ये हिलते तो मैन ईटर इनके ऊपर अटैक कर देता, क्योंकि उसे मालूम चल जाता कि जिस पर वो घात लगा के बैठा है उसे मालूम चल चुका है कि उसके ऊपर हमला होने वाला है। तभी एंडरसन को लगा कि खतरा है। अचानक से उछले, पीछे की तरफ गए, इनकी पीठ दीवार पर टकराई। इन्होंने राइफल सामने करी और उसकी टॉर्च जला दी। हालांकि इनकी टॉर्च की रोशनी से मैन ईटर की आंखें चकाचौंध हो गई थी, लेकिन उसके बावजूद उसने हमला कर दिया। अब एंडरसन बोलते हैं कि मैं ये नहीं बोलना चाहूंगा कि मैंने एक गोली मारी और पैंथर मर गया, क्योंकि मैं आपको बता दूं एक सांबर डियर 9 गोली खाने के बावजूद भागता रह सकता है। एक गौर यानी कि इंडियन बायसन 15 गोली खाने के बावजूद भाग सकता है। हाथी 25 गोली खाने के बाद भी भाग सकता है और टाइगर और लेपर्ड कितनी भी गोली खाने के बाद भाग सकते हैं जब तक कि वो आपके टुकड़े ना कर दे। कई बार गोली का मिस फायर हो जाता है और शिकारी मर जाता है, लेकिन इसे मेरा भाग्य कहें कि मेरी एक गोली चली, सही निशाने पर लगी उस वक्त जबकि वो लेपर्ड हवा में ही था और उसने उसको वहीं मार दिया। लेकिन मैंने 2 और गोलियां मारी मेक श्योर करने के लिए कि ये जिंदा ना बचने पाए। दोस्तों, यहां पर एक मुझे बात याद आ गई। सुंदरबन टाइगर रिजर्व में एक बात बोली जाती है कि टाइगर, मैन ईटर टाइगर वर्दी वालों पर अटैक नहीं करता, यानी कि खाकी वर्दी पहने फॉरेस्ट गार्ड पर अटैक नहीं करता, क्योंकि उसका यह मानना है कि ये जंगल के रक्षक हैं और वो जंगल के भक्षक पे हमला करता है, यानी कि शिकारियों पर या जो जंगल में जाते हैं किसी न किसी काम से जंगल को नुकसान पहुंचाने। ऐसी मान्यता है कि जिस फॉरेस्ट गार्ड को टाइगर ने मारा वो लुंगी पहने था, वो वर्दी नहीं पहना था, लेकिन यह मिथ है, गलत बात है। टाइगर ऐसा कुछ नहीं देखता है। टाइगर वर्दी पहने फॉरेस्ट गार्ड पर वैसे ही हमला करता है सुंदरबन में जैसे कि भारत के बाकी जंगलों में करता है। यहां ये बात मुझे इसलिए याद आई कि एक फॉरेस्ट गार्ड थे, अपनी ड्यूटी में गए थे सुंदरबन में, टाइगर उन्हें दिख गया। टाइगर उन पर अटैक करने ही वाला था। वो जमीन पे बैठे ताकि अपनी राइफल की पोजीशन अपने घुटनों के सहारे से प्रॉपरली ले सके। टाइगर ने अटैक कर दिया था। उनका साथी पेड़ पर बैठा था, लेकिन बंदूक का मिस फायर हो गया। टाइगर ने उनको वहीं मार दिया। उन्हें उठा के ले जाने वाला था, तब तक उनके साथी ने कुल्हाड़ी फेंक के मारी तो टाइगर बॉडी को छोड़ गया, जो कि पूरी वर्दी में थी बॉडी। यहां पर यह एग्जाम्पल है, रियल लाइफ एग्जाम्पल है, हाल ही का है कि फॉरेस्ट गार्ड की बंदूक मिसफायर कर गई, इस वजह से फॉरेस्ट गार्ड की जान चली गई। लेकिन एंडरसन किस्मत वाले थे, उनकी बंदूक ने मिसफायर नहीं किया और उनकी जान बच गई। अगले दिन सुबह सब इंस्पेक्टर आया, लेकिन वो बिल्कुल भी खुश नहीं था, क्योंकि नटराज का सिर, हड्डियां ज्यादातर या तो गिद्ध ले गए थे या कि लकड़बग्घे ले गए थे। लेकिन होनी को कौन टाल सकता था, लेपर्ड मारा जा चुका था। तो दोस्तों, इस तरह से समाप्त हुई स्ट्रेंज लेपर्ड की कहानी, जो कि था गैरी हट्टी का। चलिए फिर मिलेंगे अगली कहानी में। अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल सब्सक्राइब कर दीजिए। तब तक के लिए ऑल द बेस्ट। वंदे मातरम।